नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेम ऑफ एग्जाम्स। यहाँ तैयारी होगी सिलेक्शन की। मैंने सीईटी प्री 2025 का एग्जाम अपना लेवल चेक करने के लिए दिया था और इस एग्जाम में मैंने स्कोर किया 89 मार्क्स। इस पेपर में कंप्यूटर सेक्शन में सिर्फ 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे और आज इस वीडियो में मैं उन्हीं 6 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सिर्फ आंसर्स नहीं, विद एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप एचएसएससी की तैयारी करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछा गया था वो ये है, व्हाट डज द एक्रोनिम MIME stand for in the context of email? ईमेल के कॉन्टेक्स्ट में MIME जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म क्या है? इस एक्रोनिम का मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। इसका मतलब क्या होता है कि इस माइम के थ्रू हम मेल में ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट लाइक वर्ड, PDF, इमेजेस एटसेट्रा, इन चीजों को शेयर कर सकते हैं। यानी कि मल्टीपर्पज है ये। ऑडियो भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं, इमेज भी। तो इसलिए जो माइम है इसमें जो M है वो मल्टीपर्पज है, I इंटरनेट है, मेल इंटरनेट के थ्रू ही भेजा जाता है, मेल जो मेल में मेल है वही है, और एक्सटेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, जो मेमोरी की यूनिट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हर एग्जाम में, चाहे आप केवी का एग्जाम दे लो, टीचिंग का एग्जाम दे लो, दूसरा कोई, या एचएसएससी के या एसएससी की, मेमोरी की यूनिट से आपसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसको हमेशा ध्यान से सोल्व करें। इसमें हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है कि 1 गीगाबाइट इज स्मॉलर देन 1 टेराबाइट। यानी कि ये कह रहा है कि 1 GB इज स्मॉलर देन 1 TB, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 1 TB जो होता है वो 1024 GB के इक्वल होता है। तो GB स्मॉलर यूनिट होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि 1 किलो बिट इज इक्वल्स टू 1024 बिट्स, जो कि बिल्कुल सही है। ऐसे ही एक पूछा जाता है कि 1 किलो बाइट, 1 KB जो B कैपिटल वाला जो होता है, 1 KB ये होता है 1024 बाइट के, और 1 KB किलो बिट ये होता है 1024 बिट के। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही होगी। तीसरी स्टेटमेंट क्या है कि 1 मेगा बिट, जो भी बिट की बात की वो, इज 1/8 ऑफ 1 मेगाबाइट। क्या कहना चाह रहा है कि 1 मेगाबिट इज इक्वल्स टू 1/8 ऑफ 1 मेगाबाइट। अब इस तरह का कन्वर्जन जो मेमोरी यूनिट्स के रेफरेंस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मेमोरी की यूनिट्स होती हैं वो कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, ना कि डेसिमल पे। अगर डेसिमल सिस्टम में काम कर रहा होता तो हम इसको कह सकते थे कि क्योंकि जो बाइट होता है वो 8 बिट के बराबर होता है, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कर देते तो भी बराबर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम में काम करता है। डेसिमल में होता तो हम इसको कह सकते थे। तो इसलिए इस कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट में थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। तो ऑप्शन डी। अंडर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट,
2023, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज प्रोहिबिटेड। ध्यान से देखो, प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है, इज प्रोहिबिटेड व्हेन प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का डिजिटल डेटा प्रोसेस करते टाइम क्या क्या प्रोहिबिटेड है और क्या क्या अलाउड है अंडर डीपी एक्ट 2023। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल कंटेंट ऑनलाइन। एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये सही है, प्रोहिबिटेड नहीं है। ट्रैकिंग और बिहेवियरल मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये गलत है। आप किसी 18 साल से किसी भी बच्चे का जो डिजिटल डेटा है उसको ट्रैक नहीं कर सकते, उसका बिहेवियर मॉनिटर नहीं कर सकते, और उस बेसिस पे ट्रैक करके और मॉनिटर करके आप उसको एड्स पुश नहीं कर सकते, तो ये अलाउड नहीं है। कलेक्टिंग पर्सनल डेटा विद पेरेंट कंसेंट, ये अलाउड है और ये जरूरी है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी भी बच्चे का आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसके पेरेंट्स की कंसेंट होनी चाहिए, ना कि बच्चे की, क्योंकि वो 18 साल से छोटा है। स्टोरिंग चिल्ड्रंस डेटा इन इनक्रिप्टेड फॉर्म, ये बिल्कुल सही है। इनक्रिप्टेड मतलब सिक्योर्ड फॉर्म में डेटा स्टोर होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, जो प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईमेल एड्रेस इज आर इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जो ईमेल के संदर्भ में है। पहली स्टेटमेंट क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं ईमेल का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। पहले होता है यूजर नेम आता है, पर्सन का यूजर नेम, उसके बाद आता है @, फिर डोमेन नेम आता है, जिस भी प्रोवाइडर का डोमेन हम यूज कर रहे हैं, जैसे गूगल का जीमेल यूज कर रहे हैं या याहू यूज कर रहे हैं, तो जीमेल का gmail.com हो जाता है, याहू का yahoo.com हो जाता है। और पर्सनल किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वहां का उस पर्सनल डोमेन होता है। जैसे अगर मैं IIT से पढ़ा हूँ तो हमारी भी एक आईडी होती थी, वहां पे हमारा यूजर नेम @iitj.ac.in, तो ये वाला जो होता है ये इसको डोमेन नेम बोलते हैं और ये यूजर नेम होता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या होती है कि एन ईमेल एड्रेस मस्ट कंटेन एन @सिंबल, बिल्कुल सही है, @सिंबल होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं कि एन ईमेल एड्रेस इज केस सेंसिटिव, यानी कि अगर लेटर्स स्मॉल और छोटे या फिर लार्ज बड़े, तो स्मॉल लेटर्स और लार्ज लेटर्स बिग लेटर्स अगर हम किसी ईमेल एड्रेस में लिखते हैं तो केस सेंसिटिव है, जबकि ऐसा नहीं है ईमेल एड्रेस के केस में। आप चाहे आपके जो ईमेल एड्रेस है उसको छोटे लेटर्स में लिखो या बड़े लेटर्स में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है कि देयर कैन ओनली बी वन रेसिपिएंट इन द टू फील्ड ऑफ एन ईमेल। ईमेल जो हम भेजते हैं उसमें कितने फील्ड्स होते हैं, जिसको रिसीवर जो होते हैं, एक तो टू होता है जिसको भेज रहे हैं एक्चुअली, एक होता है सीसी, किसी को सीसी करते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी, एक होता है बीसीसी, बीसीसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जो टू में कोई लिमिट नहीं होती, आप जितने चाहो उतने रिसीवर्स का ईमेल एड्रेस वहां पे लिख सकते हो, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो सेकंड और थर्ड, 2 और 3 गलत है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, which feature in Excel allows you to set rules for how cells are formatted based on their values। यानी कि अगर हम कौन सा फीचर है जिसके थ्रू जो एक्सेल होता है, एक्सेल की सेल होती है कोई भी जिसमें डेटा होता है, ये डेटा पे अगर हम रूल्स लगा दें और उस डेटा की वैल्यू के हिसाब से अगर हमने कुछ रूल सेट कर दिए कि अगर मान लो कि ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 80 है तो ये ग्रीन कलर का हो जाए, अगर ये लेस देन 40 है तो ये रेड हो जाए। अगर इस तरह के रूल्स सेट कर पाए
और ये वैल्यूज के हिसाब से अपना चेंज होता रहे। तो इस तरह की जो फॉर्मेटिंग होती है उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग में सिर्फ नंबर चेंज होता है। फॉर्मेट पेंटर में एक सेल का जो फॉर्मेट होता है, जो सेटिंग्स होते हैं, वो दूसरे सेल में कॉपी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए हाइपरलिंक? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो हाइपरलिंक को डिस्क्राइब कर रही है? चलो देखते हैं। सॉफ्टवेयर यूज्ड टू ब्लॉक पॉपअप एडवर्टाइजमेंट्स। जो एडवर्टाइजमेंट्स के पॉपअप हमें आते रहते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, उनको ब्लॉक करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको हाइपरलिंक बोलते हैं? नहीं, उसको क्या बोलते हैं? पॉपअप ब्लॉकर्स। पॉपअप ब्लॉकर्स। डेटा स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर बाय वेबसाइट, इसको क्या बोलते हैं? कुकीज। ए क्लिकेबल ऑब्जेक्ट दैट टेक्स यू टू अनदर वेब रिसोर्स, ये इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। किसी भी डॉक्यूमेंट में या किसी भी वेबसाइट पे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसपे अगर हम माउस होवर लेके जाते हैं तो वो पॉपअप करता है, और अगर उस पर क्लिक करते हैं तो कोई दूसरा वेब पेज खुलता है। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होता है जिसपे क्लिक कर सकते हैं और वो ब्लू कलर में होता है नॉर्मली, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। तो ये थे जो 6 क्वेश्चंस जो सीईटी प्री के एग्जाम्स में आए थे 26 वाली मॉर्निंग शिफ्ट में, और मेरे 6 के 6 क्वेश्चंस ये सही थे सारे। अगर आप एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस तैयारी करो, डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, और अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और हमारी वेबसाइट है testseriesoonline.com जिसपे ये मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल। मैं भी आपको दिखाता हूं एक बार। ये testseriesoonline.com वेबसाइट है, इस पे डेली अब क्विज आता है, फ्री क्विज होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 20 क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट के मिक्स। अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 20 क्वेश्चंस डेली के आते हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, फरवरी, 26 फरवरी, 25 फरवरी, 24 फरवरी, 23। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अगर हम इसको स्टार्ट करना चाहें, ये स्टार्ट क्विज हो जाएगा यहाँ से, और क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन इसको कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस डेली चेक कर सकते हैं, और अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं। इसमें जो ये क्विज है, इनमें बाद में आपका एनालिसिस भी दिया होता है और एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है क्वेश्चंस का। और जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही जुड़े रहिए। हम सिलेक्शन की बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं। धन्यवाद।